बुलढाण्यामध्ये अमित शहा बोलतायत, थेट जाऊया। शिवाजी महाराज के लिए बोलना और इतने कम समय में बोलना वो संभव है, मगर शिवाजी महाराज का हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर शिवाजी महाराज न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चव्हाण जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैंने कोट अनकोट यशवंतराव चव्हाण जी का वाक्य कहा है, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज का जीवन एक सत्ता लालसा से प्रेरित जीवन नहीं था। शिवाजी महाराज का जीवन 100 सालों से अधिक सालों से किए गए अत्याचार के सामने विद्रोह और संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वधर्म के प्रति निष्ठा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का जीवन था। शिवाजी महाराज का जीवन स्वभाषा को महिमा मंडित करने का था और शिवाजी महाराज का जीवन स्वराज को स्थापित करने का था। स्वराज को स्थापित कर कर उन्होंने पूरे उस कालखंड की दुनिया में एक संदेश भेजा था कि हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की जनता को आप अपमानित नहीं कर सकते। और हमें ये दैवत है, एक कौवत है कि इन अत्याचारों का हम सामना करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, परंतु स्वराज प्राप्त कर कर रहेंगे। और शिवाजी महाराज का ये संदेश, शिवाजी महाराज का ये विचार उनके बाद भी सन 57 तक, 1857 तक दिखाई पड़ा। मित्रों, जो शुरुआत शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में स्वराज की छोटी सी लड़ाई से शुरू की, 50 साल की आयु में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, राज्याभिषेक भी हुआ, छत्रपति भी बने, हिंदवी स्वराज की स्थापना भी हुई, परंतु इसका परिणाम आने वाले सालों में क्या है? 1680 के बाद क्या हुआ? 1680 के बाद शिवाजी के विचार की यात्रा रुकी नहीं। 1680 के बाद भी शिवाजी महाराज की यात्रा को आगे बढ़ाते गए। उनके बाद छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम, महारानी ताराबाई, छत्रपति साहू पहले, छत्रपति रामराज, ये परंपरा आगे बढ़ी और पेशवाओं ने भी इस परंपरा को 1713 से लेकर 1818 तक पहुंचाया। और ये जो स्वराज का झंडा था, स्वराज का भगवा ध्वज लेकर यहां से निकली हुई स्वराज की यात्रा अटक से कटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक पहुंची और समग्र भारत को एक स्वतंत्रता की चेतना देने का काम शिवाजी महाराज के विचार ने किया। मित्रों, बहुत बड़ी कठिन लड़ाई थी और कहीं पर भी इस साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं हुई। मैं उदाहरण दे सकता हूं, गुजरात मुगलों के ताबे में था, गुजरात जीता गया, वहां गायकवाड़ को प्रस्तापित किया गया, साथ में ही राजस्थान था, वहां राजपूताना था, वहां कोई नहीं गया। अटक, कटक, बंगाल, ये सभी उस वक्त के मुगल साम्राज्य के हिस्से थे, जिसको शिवाजी महाराज ने शुरू की हुई स्वराज की लड़ाई ने इसको स्वतंत्र करने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आज फिर से एक बार कहता हूं कि उन्होंने चालू की हुई स्वराज की लिए संघर्ष आज भी चालू है। स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा, इस पे लिए उनका आग्रह इतना था कि हर चीज पर ये झलकता था।
और शिवाजी महाराज की मुद्रा इसीलिए संस्कृत में बनाई गई। और शिवाजी महाराज ने पंचांग शुद्धि के लिए भी ढेर सारे काम किए। स्वराज का मतलब क्या है? सिर्फ शासन बदलना नहीं है। स्वराज का मतलब है अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने खुद के धर्म के आधार पर ये शासन चले। और उन्होंने पंचांग शुद्धि शिवाजी महाराज ने कराई और करण कौस्तुभ संस्कृत ग्रंथ इसके लिए लिखा गया। संभाजी महाराज को भी उन्होंने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया। संभाजी महाराज ने भी बुद्ध भूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ भी लिखा। और सबसे पहले राज्य व्यवहार का कोश, शासकीय भाषा यहां पर बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव छत्रपति ने किया। 1400 शब्दों का एक कोश, जिसके अंदर पहली बार शासन में न्यायाधीश, सिंहासन, दुर्ग, द्वीप इस शब्दों की शासकीय व्याख्या करने का काम किया गया। और पहली बार लंबे समय के बाद हमारी स्वभाषा में शासकीय शब्दकोश अगर किसी ने बनाया तो शिवाजी महाराज ने भी बनाया। मुगलों और परकी आक्रांताओं के शासन में अनेक मंदिरों को तोड़ा गया। पिछले सप्ताह ही प्रमोद सावंत जी ने गोवा में सप्तकोटेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। वो सप्तकोटेश्वर मंदिर को शिवाजी महाराज ने ही उसको पुनर्निर्माण किया था। आज उसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। इसी तरह से दक्षिण के दिग्विजय के प्रवास में तिरुवन्नमलाई में अरुणाचल शिव मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने ढेर सारे मंदिर को सामने बड़े बड़े द्वार बनाए और एक प्रकार से जो विध्वंस उस वक्त फैलाया गया था, कुछ टीका करे बगैर उन्होंने अपनी कृति से उसको रिपेयर करने का काम किया। और शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव, नाना साहेब, माधवराव और अंत में पुण्य श्लोक अहल्याबाई, ये परंपरा चालू रही और ढेर सारे मंदिरों की पुनर्निर्मिति की यात्रा शुरू हुई। वो पुनर्निर्मिति भी शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, सोमनाथ भी सोने का हो रहा है और कई सारे मंदिरों का उद्धार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मित्रों, शिवाजी महाराज ने स्वराज का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहली बार जो भारतीय इतिहास के अभ्यासु लोग होंगे और भारतीय परंपरा में शासन व्यवस्था का जिसने अभ्यास किया होगा, पहली बार बहुत लंबे कालखंड के बाद अष्टप्रधान मंडल की कल्पना को शिवाजी महाराज ने चरितार्थ किया। स्वराज के बाद सुराज की दिशा में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। पेशवा, अमात्य, मंत्री अथवा वाकिया, सचिव अथवा चिटनीस, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये 8 विभागों में शासन को उन्होंने बांटा और शासन के सूत्रों को लिपिबद्ध करने का काम बहुत समय के बाद शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ। और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बारीकी से स्वराज के साथ साथ सुराज की कल्पना की। पंडित राव और न्यायाधीश छोड़कर सारे लोगों को युद्ध में जानना पड़ता था और 3 मंत्रियों वाकिया, पेशवा और सचिव को कलेक्टर बनाकर दूसरी जगह पे भी भेजते थे। और शिवाजी महाराज हमेशा से फ्रंट पर जाकर लड़ने वाले योद्धा रहे, साहसी राजा थे। कई इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, राजा कभी फौज लेकर आगे नहीं गए। 3 युद्ध ऐसे हैं जिसमें शिवाजी महाराज ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जो तोपों के गोलों को झेलकर आगे बढ़ता है। इसका नेतृत्व शिवाजी महाराज ने किया। अब जल खान के वध की कहानी जो कोई भी समझेगा
सुनेगा और उसका विश्लेषण करेगा, उसको मालूम पड़ेगा एक कोटि सिंह जैसा कलेजा शिवाजी महाराज के दिल में था। इतना अद्भुत साहस किसी भी राजा में नहीं हो सका। शाहिस्ता खान की घटना भी, पूरी मुगल फौज पड़ी हो और लाल महल से उसको भगाने की बात हो, बाजी प्रभु देश पांडे वाला वो महान एस्केप, इसको भी हम आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को जब भेजा, उसका अध्ययन करते हैं तो ये तो सफलता मिल गई। न मिलती तो स्वराज के लिए अपना जान का बलिदान ही देना था। शायद ही किसी स्वराज के योद्धा ने इतने फ्रंट फुट पर जाकर स्वराज की लड़ाई लड़ी होगी। और जब आगरा में स्वयं गए, लगता था कि अभी महाराष्ट्र को थोड़ी शांति चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और आगरा गए, जब आगरा के दरबार में औरंगजेब ने उनका अपमान किया, गए थे वो शांति प्रस्थापित करने के लिए, सोच समझ कर गए थे, परंतु जब अपमान करा तब ये व्यक्ति ने सोचा ये मेरा अपमान नहीं हो रहा है, हिंदवी स्वराज का जो हम स्थापना कर रहे हैं इसका अपमान हो रहा है। वो रूट कर वहां से बाहर आए, जेल में भी गए और औरंगजेब के दुर्दांत शासन की आंख में धूल झोंककर सफलतापूर्वक वो और संभाजी राजे दोनों बाहर निकल आए। मित्रों, एक जीवन में इतने सारे ऐसे प्रसंग जो शायद कोई दूर से पढ़े तो फिल्मी लगे, सच न लगे, ऐसे प्रसंगों को जीने वाला ये जीवन था। और उन्होंने शिव मुद्रा का अंतिम वाक्य समझने जैसा है कि स्वराज का उद्देश्य क्या है। शिव मुद्रा का अंतिम राज्य वाक्य है, ऐसा मुद्रा भद्राए राजते। इसका मतलब है ये मुद्रा लोक कल्याण के लिए काम में आने वाली मुद्रा है। राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण का है, उपभोग का नहीं है। और उन्होंने इस दुनिया के सभी शासकों के लिए एक उदाहरण प्रस्तावित किया कि उपभोग शून्य स्वामी कैसा हो सकता है। स्वयं तो राजा थे, छत्रपति थे, मगर कभी महलों में नहीं रहे, किलों में रहे। स्वयं हर बारिश के 4 महीने छोड़कर हर बार एक सवारी लेकर निकले और हिंदवी स्वराज को फैलाते गए। और उपभोग शून्य स्वामी, राज्य के धन का अपने लिए कदापि उपयोग न करने वाला स्वामी कैसा होता है, राजा कैसा होता है, उसका उदाहरण शिवाजी महाराज ने हमारे सामने रखा है। अब शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए सिंचाई और कृषि कर डालकर उनके कल्याण की अनेक योजनाएं को लागू कर देश की अर्थनीति, ग्राम आधारित अर्थनीति का भी नींव डालने का काम किया। उनके समय में महाराष्ट्र में पूरी संत परंपरा का सम्मान भी हुआ, संवर्धन भी हुआ, संरक्षण भी हुआ। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाएगा कि उन्होंने मराठा नौसेना के संस्थापक राजा के नाते इतिहास में अपना स्थान दर्ज कराया था। उनको मालूम था उस वक्त अंग्रेज आ चुका था, पश्चिमी तटों की सुरक्षा करे बगैर, उस पश्चिमी तट से होने वाले व्यापार को सुरक्षा करे बगैर इस देश को लंबे समय नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने नौसेना की स्थापना की और 1665 में बसरूर पर हमले का खुद नेतृत्व किया। वो युद्ध पोत पर वहां लड़ने के लिए गए। मित्रों, शिवाजी महाराज के बाद भी ये स्वराज का विचार जो शिवाजी महाराज ने शुरू किया वो चल पड़ा और कई सालों तक देश के अंदर अपनी मूल विचार, मूल संस्कृति, अपना स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए और स्वराज के लिए जीने वाले, लड़ने वाले, मरने वाले लोगों की एक बड़ी फौज की निर्मित हुई। शिवाजी महाराज के जीवन को कभी भी इसका वर्णन कोई नहीं हुआ। कौन इन्होंने झेली हुई यातनाओं को अनुभव कर सकता है। एक व्यक्ति जो स्वभाव से संवेदनशील है, स्वभाव से सत्वशील है, वो जब सूरत लूटने जाता है क्योंकि मुझे राजकोष चाहिए, कितनी वेदना होगी उस व्यक्ति के मन में, इसकी अनुभूति कोई कर नहीं सकता है। एक व्यक्ति जब इसके एक के बाद एक साथी
मुगलों के सामने लड़ते लड़ते न्यौछावर हो गए। कितनी वेदना वो व्यक्ति के मन में पड़ी होगी कोई जान नहीं सकता। जब तानाजी नहीं रहे, जब बाजी प्रभु नहीं रहे, क्या बीती होगी उनके दिल पर, क्योंकि वो साथी मानने वाला व्यक्ति था, वो राजा बनने वाला व्यक्ति नहीं था। इनकी मन की वेदना, उनका परिताप, इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता, उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। और मित्रों, वहां से जो परंपरा चली, महादजी सिंधिया ने 1771 में दिल्ली का कब्जा लिया, वहां तक पहुंची। इसके बाद इससे भी आके मराठा फौज गई और अटक से कटक तक का पूरा साम्राज्य बनाया। आज शिव जयंती के मौके पर यहाँ पर एक भव्य शिव सृष्टि के निर्माण के पहले चरण का समापन हुआ है। 4 चरण जब समाप्त हो जाएंगे, ये शिव सृष्टि शिवराय की गाथा को बड़े गौरव के साथ समग्र विश्व के सामने रखेगी। और वो वहां से सिर्फ एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में नहीं जाएगा, शिवाजी विचार के, शिवाजी, मैं फिर से कह देता हूं, शिव छत्रपति का जीवन एक राजा का जीवन नहीं है, एक विचार है। और ये विचार को मानने वाले अनेक लोगों को इस शिव सृष्टि आगे बढ़ाएगी। कई लोग उसमें जुड़ेंगे और ये यात्रा भारत को परम वैभव पर पहुंचाने की यात्रा बन जाएगी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है। जब आज़ादी की शताब्दी मनाई जाएगी तो विश्व में हर एक क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा, परम वैभव के स्थान पर होगा। वो भारत की निर्मिति करने वाले कई योद्धा यहाँ से निकलेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से एक बार बाबा साहब पुरंदरे का ये महान प्रयास को मैं 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनका ये प्रयास आने वाले कई वर्षों तक स्वराज, स्वभाषा और स्वधर्म के लिए संघर्ष करने का विचार कई लोगों में प्रेरित करे, कई लोगों को प्रेरित भी करेगा और कई लोग ये विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का इस पुण्य कार्य में मुझे उपस्थित रहने का मौका देने के लिए धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शिवसृष्टी प्रथम चरण लोकार्पण सोहळा सध्या संपन्न होतोय पुण्यामध्ये आणि त्यावेळेला देशाचे गृहमंत्री अमित शहा बोलत होते।